हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अगर आप आ गए हैं तो फटाफट लाइव चैट में हाय डाल दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। क्या मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? लाइव चैट में मुझे प्लीज जवाब दीजिए। क्या मैं आपको दिख रहा हूँ और सुनाई दे रहा हूँ? फटाफट मुझे बता दीजिए प्लीज। अरे भाई साहब, चालू है ना ये? जस्ट अ सेकेंड। दिस इज लाइव राइट? आ जाना चाहिए था यार सब लोगों को। कोई आ गया है क्या? कोई आ गया है क्या? अरे 9:30 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया। फटाफट आ जाओ भाई और लाइक दबा दो और लाइव चैट में हाय डाल दो अगर आ गए हो तो। यार कोई आया ही नहीं है अभी तक। अच्छा, सब आते हैं तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं उनके लिए है ये कि आज हमारा लेक्चर 3 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, तो इसलिए पूरी देखना लास्ट तक। और सबसे पहली बात, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लासेस का, क्योंकि कभी कभी नहीं मिलता है। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए मटेरियल भी देता हूँ। ओके, एंड अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो देखिए, हमारा एक दूसरा भी चैनल है जो कि है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, उसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसकी फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो उस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। यहाँ पे एसिड होना चाहिए था, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता मैं। ओके, सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह लो इसे, या फिर क्रेब्स साइकिल कह लो, या फिर आप साइट्रिक एसिड साइकिल कह लो, ठीक है। ये तीनों ही नाम सेम चीज के हैं, ठीक है। तो ये आज तीनों चीजें हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। देखिए, उसके पहले सबसे पहली बात तो आपको फुल फॉर्म्स बता देता हूँ। NADH2 मतलब होता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। NADH2 का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जबकि FADH2 का फुल फॉर्म होता है फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये दोनों फुल फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, एक ही सेकेंड। नोटिफिकेशन शायद नहीं गया, इसलिए लोग ही नहीं आए आज बिल्कुल।
फटाक से मैं इनको नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, कोई आ गया है क्या? यस, हाय, हेलो यश। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा देखना, ठीक है। सो देखो, पहली बात तो NaDH2 का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। यू डिड नॉट मिस एनीथिंग, मैंने अभी अभी शुरू किया, ठीक है। एंड FADH2 का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये दोनों फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको फिलअप्स या मैच द फॉलोइंग वगैरह के लिए पूछे जा सकते हैं। एंड बोथ द एंजाइम्स आर फॉर्म्ड इन द सेल्स एंड यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए क्या है, इस NaDH2 से हम ATP बना सकते हैं। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड ATP इज द क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। आपको पता है कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो ATP से मिलती है। और NaDH2 और FADH2 को हम ATP में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब देखिए, ग्लाइकोलाइसिस आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी पढ़ेंगे, प्लस उसी के साथ साथ थोड़ा सा हम NTSC NSC JS लेवल तक जाएंगे, क्योंकि क्या है पता है क्या, टेक्स्ट बुक की बातें आधी अधूरी है, उनको समझने के बाद आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक से समझ में नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको पूरी चीज समझाऊंगा। आपके पास 10 मिनट्स एक्स्ट्रा तो होंगे ना लाइफ में, तो इसलिए उतना सुन लेना, ठीक है। तो देखिए क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सबसे पहली बात, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। आपको एक चीज मैं बता दूं, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स से हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, उससे ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज का फिर फर्दर ब्रेकडाउन होता है, मतलब उस ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, तो उस ग्लूकोज को और तोड़ते हैं और उससे हम पायरुविक एसिड बनाते हैं, ठीक है। सो देखिए क्या होता है यहाँ पे, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो एक के बाद एक इसके 10 स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस में, और मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप NSC JS के लिए नहीं है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए, ओके। और इसके अंदर क्या क्या फॉर्म होती है, देखिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऑल दीज थिंग्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें फॉर्म हो रही है। नाउ सी, molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into, अच्छा ठीक है, ये बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले हम सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के मेन जो 10 स्टेप्स मैंने बताए वो देख लेते हैं, ठीक है। और क्लास इंटरैक्टिव चाहिए, कोई भी चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना। और ये अभी ये जो टेबल दिख रही है, अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी रही तो हो सकता है ये ब्लर दिखे, तो वीडियो की क्वालिटी ठीक कर लेना, ठीक है। 380p या 420p ऐसा कुछ तो होता है ना, वहां तक कर लेना। तो देखिए क्या है, सबसे पहली बात, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में मैंने इस साइड पे कार्बन स्ट्रक्चर देके रखा है। आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। कौन सा? 6 कार्बन कंपाउंड। अब इसके साथ बहुत सारी चीजें और भी हो सकती है, मुझे पता है, लेकिन क्या है कि हमें वो सारी चीजें अभी पता नहीं करनी, क्योंकि हम अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में ज्यादा घुसना नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्लूकोज कौन सा कंपाउंड है, तो 6 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर हेक्सोकाइनेज लगता है। क्या लगता है? हेक्सोकाइनेज लगता है। ये क्या है? एंजाइम है। हेक्सो का मतलब, अगर आपने कार्बन कंपाउंड्स की मेरी क्लासेस देखी है तो उसके अंदर मैंने बताया कि हेक्स का मतलब होता है 6, ठीक है। हेक्स का मतलब होता है 6। तो ये हेक्सोकाइनेज क्या करता है कि उस ग्लूकोज का जो वो 6 कार्बन कंपाउंड है, उसके 6th कार्बन पर वो कट लगा देता है। काइनेज का मतलब कट कर देना थोड़ा सा, ठीक है। तो वो क्या करता है, 6th कार्बन पे एक छोटा सा कट लगा के वहां पे एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड कर देता है, और उससे बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 6th कार्बन पे फॉस्फेट आके जुड़ा है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहेंगे, ठीक है। आसान सी बात है, समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। तो हेक्सोकाइनेज मतलब उसके 6th कार्बन पे कट लगाया और उसके ऊपर एक फॉस्फेट जोड़ दिया और उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ओके। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है।
आपने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा होगा अगर आपने मेरी कार्बन कंपाउंड्स की क्लास देखी होगी। अब इसके अंदर वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर नहीं देखिए तो भी मैं समझा देता हूँ, टेंशन मत लो। 3 लोग देख रहे हैं भाई सेशन को, कौन है ये तीसरा वाला, मुझे प्लीज लाइव चैट में हाई डाल देना, ठीक है। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये किस में तब्दील हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों जुड़वा भाई है, क्या है, जुड़वा भाई है। इनका स्ट्रक्चर कुछ क्या कहते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होता है, बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और इसके अंदर सेम ही चीज है, वो फॉस्फेट वही के वही रहता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड ही रहता है, बस इसका थोड़ा स्ट्रक्चर में अदल बदल होता है जो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई बात। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में तब्दील हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, किससे, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। अब देखिए आइसोमर मैंने बोला था ना, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है सिर्फ, इसलिए यहाँ पे आइसोमरेज लगा है। और फॉस्फोग्लूकोज का है क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ये तब्दील कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लगता है। अब देखिए काइनेज का मतलब मैंने बोला हुआ है कट लगाना, ठीक है। तो उसके अंदर अब क्या कर रहा है, अब वो फ्रक्टोज के एक और ये जो ये वाला साइड है ना, यहाँ पे एक और कट लगा रहा है और उसके अंदर एक और फॉस्फेट जोड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी दोनों साइड पे फॉस्फेट आ जाएंगे और बीच में 6 कार्बन आ जाएंगे, करेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन और 6th पोजीशन, करेक्ट, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 6th पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन और 6th पोजीशन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। और बिस फॉस्फेट मतलब जो हम बाय लगाते हैं ना, बाय मतलब 2, तो बाय की जगह यहाँ पे बिस यूज होता है, ठीक है। सो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? शार्दुल हाय, खाना खाया क्या? हाँ खाया ना, तूने खाया शार्दुल? सबने खा लिया है क्या खाना? ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया क्या शार्दुल? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, देख ले भाई काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से पूरा क्लियर होने वाला है। अच्छा, कितने लोगों को तुम्हारे स्कूल में सिखाया हुआ ग्लाइकोलिसिस वगैरह समझ में आया? 4 लोग हैं, और कौन आ गया है? हाय डाल दो लाइव चैट में। कितने लोगों को स्कूल में सिखाया हुआ ग्लाइकोलिसिस पूरी तरह से समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझा कुछ भी? मुझे लगा ही था, इसलिए तो मैंने आज की क्लास ली है। शार्दुल, डिड यू अंडरस्टैंड? पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया, इंटरनेट को खोजा, इसलिए मुझे समझ में आया और मैं आपको भी समझा रहा हूँ। आपको इतनी ज़्यादा रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। शार्दुल, डिड यू अंडरस्टैंड? स्कूल में समझाया हुआ? नो वे, मुझे लगा ही। तो मैं आपको बहुत ही इजी भाषा में बता रहा हूँ। अब ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई, लेकिन इसका कुछ संबंध है, इससे आपको कुछ चीज समझ में आने वाली है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके सुनो, याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला हुआ है, ओके। फिर देखिए क्या होता है इसके अंदर। अब ये एक एंजाइम, अगर आप NSCJS में बैठ रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो नो नीड, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के ना ऐसे 2 टुकड़े हो जाते हैं बीच में से, ठीक है। थैंक यू, अरे नो नीड टू टेक से थैंक यू, ओके। अब देखिए क्या है यहाँ पे, इस फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट के क्या हो रहे हैं, 2 टुकड़े हो रहे हैं, और 2 टुकड़े होके क्या बन रहा है, एक साइड पे बन रहा है DHAP, एक साइड पे बन रहा है G3P। अब इनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, आपको पूरे नाम पता होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इतना सा बता देता हूँ कि G3P का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। एक्चुअली क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, सॉरी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ऐसा हो रहता है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, समझ में आया? तो इसलिए इसे G3P कहते हैं। अब देखिए क्या है, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जो DHAP बना है और जो G3P बना है, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस इतना है कि अगर आपको ग्लाइकोलिसिस आगे कंटिन्यू करने का है तो आप DHAP से कुछ नहीं कर सकते। DHAP इज ऑफ नो यूज इन ग्लाइकोलिसिस।
तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक और एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं दिया लेकिन ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। अब ये क्या करता है ना, इस DHAP को G3P बना देता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P बन गए, दिख रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, करेक्ट है कि नहीं। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास G3P के दो मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, बिकॉज DHAP भी G3P में कन्वर्ट हो गया और पहले से एक G3P तो बना हुआ था, ओके। और उसके बाद क्या होता है, ये दोनों G3P को G3P डिहाइड्रोजनेज, कौन सा वाला यहाँ पे आता है एंजाइम, G3P डिहाइड्रोजनेज, और इसमें से हाइड्रोजन हटा लेता है और इसका बना देता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब इसके अंदर अब और फॉस्फेट भी ऐड हो गए, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, और यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हो गया, यहाँ पे एक और फॉस्फेट ऐड हो गया, और ये हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास फॉस्फेट जुड़ गए हैं ग्लूकोज पे, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब उसके आगे देखिए क्या होता है, ये जो फॉस्फेट है ये वापस निकल जाते हैं, ठीक है। ये जो फॉस्फेट हमने ऐड किए थे ये वापस हट जाते हैं और उसके बाद बन जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, कार्बन की थर्ड पोजीशन पे मिल रही है कि नहीं फॉस्फेट, तो इसलिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद और एक एंजाइम आता है और वो क्या करता है, ये वाला फॉस्फेट था जो थर्ड पोजीशन पे था उसको सेकंड पोजीशन पे ला देता है, ठीक है। ये जो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था वो अब सेकंड पोजीशन पे चला गया, तो इसलिए हम कहते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या कहते हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो फॉस्फेट है ये वापस फर्स्ट पोजीशन पे आता है, लेकिन इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का चेंज होता है, वो सब याद रखने की जरूरत है। बस ये समझ लो कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन जाता है, और इस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाते हैं, तो हमारे पास बन जाता है पाइरुवेट। अब 2 पाइरुवेट कैसे बने वो समझ में आया, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट कैसे बने वो समझ में आई होगी पहली चीज। इज इट क्लियर एवरीवन? फटाफट बताओ, क्या आपको समझ में आया कि 2 पाइरुवेट कैसे बने एक ग्लूकोज से, है कि नहीं? यस। तो ये पहली चीज समझ में आई, ठीक है। शार्दुल को समझ में आई क्या? समझ में आई। अब दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर से हमारे ATP और NADH2 का संबंध कहां से आ जाता है, तो वो मैंने नेक्स्ट इसके अंदर दे के रखा है। देखिए क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि ATP और ADP, यहाँ पे ATP ADP, यहाँ पे आपको 2NAD 2NADH, यहाँ पे 2ADP 2ATP, यहाँ पे 2H2O, यहाँ पे 2ADP 2ATP, ये सब चीजें दिखेंगी। ये पहले आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। क्या आपको ये दिख रहा है? इज इट विजिबल? ये जो छोटी छोटी चीजें लिखी है, क्या ये दिख रही है? नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। दिख रही है क्या? एक काम करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं, ठीक है। रुको, 1 सेकेंड रुकना बस, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। एक ही सेकेंड रुकना, ओके। इसको थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं ना, सीधे सीधे, जिससे कि सब लोगों को अच्छे से दिख पाए। इसको थोड़ा मैं टेढ़ा कर देता हूं। हाँ, ये हो गया। चलते हैं वापस। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि हमारा जो यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, एक्चुअली में यहाँ पे कई सारे ATP लगते हैं, लेकिन इसमें से निकलते 2 ही ATP है। क्यों पता है क्या? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस साइड पे एक ATP यहाँ पे ऐसे यूज हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे एक ATP यूज हो जाता है, जिससे क्या हो रहा है, ADP बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आता है और उसमें से एक फॉस्फेट निकल जाता है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। ट्राई का डाई हो जाता है। ये तो आपको सिंपल बात समझ में आ रही होगी, करेक्ट। तो इसलिए एक ATP का ADP बन जाता है, उसमें से एक फॉस्फेट निकल जाता है, और उसकी वजह से ही तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। समझ में आई बात? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बना? क्योंकि ATP अपना एक फॉस्फेट यहाँ पे दान करके चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना यूज हुआ? यहाँ पे एक ATP इस्तेमाल हो गया, ठीक है, एक ATP यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे एक और ATP यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे
एक और एटीपी यूज हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक और फॉस्फेट ऐड होके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है। तो मतलब एक और फॉस्फेट कहां से लाया होगा, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ने अपने अंदर से एक फॉस्फेट को दान कर दिया होगा और वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे एक और एटीपी हमने इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, कितने एटीपी इस्तेमाल हुए इसके अंदर, 2 एटीपी का इस्तेमाल हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे 2 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पे 2 एटीपी बन जाते हैं। वो कैसे, क्योंकि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के बाद इसके अंदर से हम फॉस्फेट हटा रहे हैं ना, हम फॉस्फेट हटा रहे हैं, भले एक हर एक इसमें से एक ही निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास 2 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बने थे, तो इसलिए दोनों में से एक फॉस्फेट हटाएंगे तो हमारे 2 फॉस्फेट हट जाएंगे और फिर हम 2 एडीपी को हम 2 एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, हेलो विवेक, यू हैव मिस्ड सम पार्ट ऑफ द क्लास, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में वापस रिपीट मिल जाएगा। वैसे रिपीट 12 आवर्स के बाद आता है। ठीक है, सो टुमारो मॉर्निंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आया? यहाँ पे हमने 1 एटीपी का यूज किया, यहाँ पे भी 1 एटीपी का यूज किया और यहाँ पे 2 एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, वो बन गया और उसके बाद वापस यहाँ पे और 2 एडीपी आके एटीपी को बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो हमारा बना था। ठीक है, क्या आपको याद है कि ये जो फॉस्फोइनाइल पाइरुवेट था, इसका ये जो पाइरुवेट है, ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट ग्रुप निकल गया यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप निकल गए, इसलिए यहाँ पे वापस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आके उसमें से एक फॉस्फेट ले लेता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देता है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पे और 2 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ, हमने 2 एटीपी का इस्तेमाल किया, 4 एटीपी हमने बनाए और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा नेट गेन जो है वो 2 एटीपी का रहा। ठीक है, मैं एक और बार बता रहा हूँ कैसी कैलकुलेशन है, कि आपने 4 रुपए दिए, सॉरी आपने 2 रुपए दिए दुकानदार को और उससे 4 रुपए वापस लिए, तो आपके पास एक्चुअली में कितना है, 2 रुपए ही आए ना। करेक्ट है कि नहीं है? क्या आपको बात समझ में आया कि यहाँ से 2 एटीपी कैसे बना, 2 एटीपी कैसे बना, समझ में आया क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? फटाफट लिख दो लाइव चैट में। चीजें समझ में आ रही हो तो लाइक का बटन दबाते चलो। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड। हेलो, रिस्पॉन्ड करो यार, लाइव चैट आपके लिए तो है। हाँ, ओके। विवेक, डिड यू अंडरस्टैंड? आई एम लेट सो, लेकिन कम से कम 2 एटीपी कैसे बना उतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। और हाँ विवेक, अगली बार से लेट मत होना, क्योंकि क्या होता है पता है क्या, कभी कभी क्लास के इंपॉर्टेंट पार्ट्स छूट जाते हैं, फिर समझ में नहीं आती चीजें। बस मैंने इतना ही एक्सप्लेन किया है विवेक, इतना समझ लो कि हमारे पास यहाँ पे 2 पाइरुवेट बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं, वो पूरा प्रोसेस NaCJS के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाद में रिपीट देख लेना। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपने एटीपी कैसे बने वो समझ में आ गया। अब उसके बाद और हमें क्या बोला टेक्स्ट बुक में, NaDH2 बनते हैं 2 मॉलिक्यूल। तो वो NaDH2 कैसे बनते हैं कि यहाँ पे हमारे 2 NAD आते हैं और इसमें से हाइड्रोजन चुरा के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने G3P डिहाइड्रोजनेज या एंजाइम सुना है कि नहीं सुना? अभी अभी मैंने बताया था क्या है ये। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डिहाइड्रोजनेज है, ये इसके अंदर से हाइड्रोजन डिहाइड्रेट कर रहा है, निकाल रहा है, निकाल के NAD को दान कर रहा है और उसकी वजह से NADH बन गए। ठीक है, तो 2 NADH बन गए। अब आपके टेक्स्ट बुक में NADH2 दिया हुआ है तो वो मान लो। अब उसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अब वो डिफरेंस को समझने का छोड़ दो, आपको सिर्फ समझ लेना है कि NADH2 बना कैसे। तो आपको समझ में आई बात कि 2 NADH या 2 NADH2 कह लो कैसे बने। क्या आपको समझ में आई? टेलीग्राम पर पिक सेंड कर देना। ओके ओके ओके, हाँ। तो आपको अब ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि NADH कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज लग गया था, इसमें से हाइड्रोजन निकाल लिया, तो इसलिए NAD आया और वो NADH बना के चला गया। 2 NAD आए थे इसलिए 2 NADH बना दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज थी, हमें वाटर भी कहा था, तो वाटर जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो आपने देखा होगा कि इन दोनों के अंदर कुछ खासा फर्क होता नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इतना फर्क है कि इसके अंदर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन एटम हट रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम हट रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे 2 H2O हो रहे हैं। 2 H2O कैसे? क्योंकि हमारे पास दो कंपाउंड्स है, हमारे पास दो कंपाउंड्स है, तो इसलिए 2 H2O बन रहे हैं। अब समझ में आ गई क्या बात? अब तो आपको पूरा ऐसे याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो मुझे बताओ इसका रिएक्शन कैसे लिखोगे आप? इसके अंदर क्या हुआ? यहाँ पे हमने 2 ATP का इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? 2 ATP का इस्तेमाल किया, और यहाँ से 4 ATP निकल गए, तो मतलब नेट हमारा 2 ATP बना यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 NAD डाला, 2 NADH निकल कर आ गए, उसके बाद 2 वाटर यहां से निकल कर आ गए, उसके बाद हमने जो 2 पाइरुवेट देखे थे वो कैसे बने? तो यहाँ पे हमारा डिवीजन हो जाता है 4th स्टेप के बाद, और उसके बाद हमारा 2 कंपाउंड्स बनते हैं, इसलिए 2 पाइरुवेट बनते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिंक रिएक्शन। अब लिंक रिएक्शन मतलब क्या है? आपकी टेक्स्ट बुक में कहा गया है कि ये ग्लाइकोलिसिस का एक पार्ट है, तो वैसे ही पकड़ के चलते हैं, लेकिन जो आपका सेकेंड पैराग्राफ है ग्लाइकोलिसिस का, मतलब जो ये वाला पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ एक्चुअली में इसे लिंक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब यहाँ पे क्या होता है? पहली चीज कहानी को समझो। यहाँ पे अब क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म में चल रहा है, अब देखिए ग्लाइकोलिसिस का मेन चीज क्या है कि ग्लाइकोलिसिस दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी वायरस हो, कोई भी फंगस हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी प्लांट हो, या चाहे वो एक प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, हर एक सेल में ग्लाइकोलिसिस होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के लिए कुछ ऑर्गेनेल्स की जरूरत ही नहीं होती, वो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है अपना। तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, ये आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस कौन से ऑर्गेनिज्म में, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, तो आपको ऑल ऑफ द अबव पे टिक लगाना है। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लिंक रिएक्शन अब कहां पे हो रहा है? हमारा जो लिंक रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जब एंटर हो रही है ना, ये जो पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट क्या करता है कि साइटोप्लाज्म में से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा रहता है, और तभी एक लिंक रिएक्शन होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये पाइरुवेट बना है, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड। अब इसके अंदर से क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन होते हैं? कितने कार्बन होते हैं बताओ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड में, मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन होते हैं? फटाफट करो यार, अभी तो टीसीएस साइकिल बची है। कोई भी डाउट्स आ रहे हो तो कमेंट्स में, लाइव चैट में पूछ लेना। जो लाइव नहीं देख रहे हैं वो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। 1, वेरी गुड विवेक, सही जवाब है। यश, व्हाट डू यू से? 1 ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन होता है कि नहीं? तो अब देखिए क्या है कि इसमें से एक कार्बन निकल चुका है 3 कार्बन में से, तो बचे कितने? 2 कार्बन बचे। तो ये जो है पाइरुवेट का बन जाता है एसिटाइल। क्या बन जाता है बोलो? तो बनता है एसिटाइल, ठीक है। अब वो एसिटाइल कैसे होता है उसका डिटेल स्ट्रक्चर जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ओके। और उसके बाद ये जो एसिटाइल है इसके अंदर कोएंजाइम ए आ जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। ये होता है कोएंजाइम ए, और जब एसिटाइल में कोएंजाइम ए का मिलन होता है तो हमारा बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि अब 2 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि एक कार्बन निकल चुका है कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए, तो इसलिए 2 कार्बन कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं बताओ मुझे? तो इसके अंदर हमें मिल रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कैसे है वो भी मैं बता देता हूं कि यहाँ पे 2 पाइरुवेट थे ना, तो उस 2 पाइरुवेट के 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और ये उसके अंदर से रिडक्शन रिएक्शन होता है, और उसकी वजह से हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल, ये NaDH2 के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। समझ में आई कैसे चल रहा है अब ये चीज? ओके, इज इट क्लियर?
तो क्या हो रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं क्योंकि 2 पायरुवेट थे, और 2 NaDH2 बन रहे हैं क्योंकि 2 पायरुवेट थे। समझ में आई? और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल, या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर क्रेब्स साइकिल कह लो, या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल कह लो। पहली चीज, ग्लाइकोलिसिस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल। ठीक है, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, आप लिख लेना। 3 पॉइंट बड़े बड़े, नहीं तो 6 पॉइंट छोटे छोटे। ओके, समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसको हम अलग अलग नामों से क्यों पुकारते हैं वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले होता क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, सो देखिए क्या है, बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे बने थे, ये दोनों मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड ऑन इट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस चल रही है जिसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब देखिए क्या है, एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए is completely oxidized through this cyclical process and molecules carbon dioxide, hydrogen dihydrogen oxide मतलब water, NaDH2, FADH2 are derived। तो देखिए मैंने आपके लिए बहुत सारे डायग्राम्स देखे रखे, सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो सारी चीजें ली है मैंने हर एक डायग्राम में। देखिए यहाँ पे क्या है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे एंटर हो रहा है। ठीक है, ये हमारी साइकिल दिख रही है आपको, तो इसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ यहाँ पे कोएंजाइम ए ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब उसके साथ क्या होगा यहाँ पे कि इसमें से कोएंजाइम ए बाहर निकल जाएगा, जिससे कि इसे वापस इस्तेमाल किया जा सके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए। ओके, और ये जो 2 कार्बन कंपाउंड था ये हमारी साइकिल में आ जाता है। और अब इस 2 कार्बन कंपाउंड के साथ यहाँ पे ऑलरेडी एक 4 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छी है ये इंफॉर्मेशन, इसलिए ले लो। ठीक है, ज्ञान बट रहा है, दोनों हाथ खोल के ले लो। देखिए क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे ये 2 कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ेगा तो 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है। मैथ्स आती है सबको, 4 + 2 6 होता है, इतना पता है सबको। तो इससे 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा जो कि है साइट्रेट। क्या कहते हैं इसे, साइट्रेट या फिर साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड साइकिल कैसे आया, नाम समझ में आ गई? समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले साइट्रेट बनता है मतलब साइट्रिक एसिड बनता है। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर यहाँ पे एक NAD आ जाता है और इसमें से एक हाइड्रोजन उठा के ले जाता है जिसे हम कहते हैं NADH। यहाँ पे एक NADH बन गया, करेक्ट, और उसी के साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसलिए इसमें से एक कार्बन भी निकल गया। ठीक है, तो साइट्रेट में क्या हो रहा है कि उसमें से एक हाइड्रोजन भी निकल रहा है प्लस उसी के साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। तो इसलिए अब ये क्या बच गया, ये बच गया 5 कार्बन कंपाउंड। ओके, ये कितना बच गया, 5 कार्बन कंपाउंड, और ये 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बन गया। इसके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, इवन NaCJS में भी ये सब नाम नहीं पूछे जाते हैं जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक और NAD आता है, इसमें से और हाइड्रोजन उठा लेता है और NADH बना लेता है, और उसी के साथ साथ एक और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है यहाँ से, और इसकी वजह से यहाँ पे सेकेंड कार्बन लॉस्ट हो जाता है, और उसकी वजह से ये जो साइट्रेट था जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ पे इसके 2 कार्बन उड़ चुके हैं, निकल चुके हैं, उसकी वजह से यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड रह जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछते चलो। एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल विथ रिएक्शन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो रिएक्शन भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो। तो क्या आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई? फटाफट मुझे जवाब चाहिए आपके, क्या आपको समझ में आई? यार 4 लोग देख रहे हैं, तो चारों लोग फटाफट लाइव चैट में मुझे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हैं? क्या बात समझ में आ गई? Am I clear everyone? Yeah, I got it. Very good, very good, very good. चलो तो आगे बढ़ते हैं।
तो आपको समझ में आई बात कि यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्रोडक्ट बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, 2 NaDH2 भी यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है कि ये जो 4 कार्बन का कंपाउंड है इसके अंदर एक जीडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ जाता है। अब ये जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है, मतलब जैसे एडीपी होता है ना, एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ऐसे ही ये जीडीपी होता है। इसका फुल फॉर्म वगैरह कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो जीडीपी है और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये दोनों आके हमारा जीटीपी बनाते हैं, जो कि एटीपी के बराबर ही होता है। जीटीपी जो है वो एटीपी जैसा ही होता है। ओके, सो जीटीपी इज एन एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट टू एटीपी, एटीपी जैसा ही होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो जीटीपी हमारा बन गया यहाँ पे, ओके। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद साइकिल और आगे बढ़ी। यहाँ पे और 2-3 स्टेप होते हैं, लेकिन वो सब आपके काम के नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। फालतू में आपको पीएचडी नहीं करानी है मुझे साइंस में, सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका FAD जो है, यहाँ पे एक FAD आ जाता है बाहर से, और वो जो है इसमें से हाइड्रोजन खींचकर FADH2 बना लेता है। अब ये FADH2 भी NaDH2 जैसा ही होता है, और ये जो NaDH2 है, FADH2 है, इससे एट लास्ट हमारा ATP ही बनने वाला है, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या है ये, ठीक है। समझ में आ गई। तो उसके बाद हमारा एक यहाँ पे FADH2 बन गया। इसके बाद और 2 स्टेप होते हैं, उसके बाद एक NaDH और एक NAD और आ जाता है, और वो हाइड्रोजन ले लेता है और NaDH2 बना लेता है, या फिर NaDH कह लो, ठीक है। और उसके बाद हमारा वापस यहाँ पे ये जो 4 कार्बन कंपाउंड था इसमें कुछ चेंजेस हो के ये कार्बन तो सेम ही रहते हैं, इसके अंदर से सिर्फ हाइड्रोजन खींचते जाते हैं, ओके। और इसका बन जाता है 4 कार्बन कंपाउंड, जो कि है ऑक्सैलो एसीटेट। क्या कहते हैं इसे, बोलो, ऑक्सैलो एसीटेट। व्हाट इज दिस, ATP is equal to adenosine triphosphate। यस विवेक, वेरी गुड, विवेक इज टेलिंग वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई बात। यहाँ तक क्या हो रहा है कि ऑक्सैलो एसीटेट हमारा यहाँ पे बन जाता है लास्ट में, और उस ऑक्सैलो एसीटेट को वापस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये साइकिल है ना, बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है सेम चीजें। और ये समझ में आ गई आपको बात अभी, क्या आपको ये चीज समझ में आई, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? यार अभी तक 4 लोग देख रहे थे, अब 3 लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है? मतलब लोग निकल रहे हैं क्या, क्लास में से जा रहे हैं क्या? ठीक से तो पढ़ा रहा हूं ना, समझ में आ रही है ना बात? यस, यश को समझ में आ गई। और कौन है? आई गॉट इट, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और व्हाट अबाउट विवेक, रिपीट अगेन। क्या रिपीट करूं विवेक, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? फटाफट बता दो तो मैं वो रिपीट कर दूंगा। FAD, अच्छा, FAD, बस FAD वही चीज है जिसे हम कहते हैं फ्लैविन, एक सेकंड क्या था, आई एम वीक एट रिमेम्बरिंग थिंग्स, फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है, सॉरी उसका एक प्रीवियस वर्जन होता, अच्छा फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ही है ये, और इसको हम FADH2 में यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, और FADH2 जो है वो NaDH2 जैसा ही एक चीज होता है, और उससे भी एट लास्ट जाके ATP ही बनने वाला है, ओके। ये चीज समझ में आ गई विवेक, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो दोस्तों आज की क्लास में क्रेब्स साइकिल तक रुकेंगे, कल हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। लेकिन रुकिए, अभी सेशन मत छोड़िए, अभी 2 चीजें और बतानी है, ठीक है। अभी 2 चीजें और बतानी है। पहली बात, क्रेब्स साइकिल का नेट रिएक्शन क्या होता है। अच्छा ये सारी चीजें, अच्छा ये मैंने डायग्राम इसके लिए लिया था, ये वाला डायग्राम इसके लिए लिया था कि समझ में आ जाए कि क्या कहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पे ग्लूकोज है, ये जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ना, ओके। और इसके बाहर ये साइटोप्लाज्म है, हमारे सेल के अंदर जो लिक्विडी पार्ट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, और उससे हमारा 2 ATP का प्रोडक्शन होता है,
ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो ग्लाइकोलिसिस के बाद ये सब चीजें अंदर जा रही है और ये क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर रही है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये जो NADH और FADH2 होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं और यह भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसे होता है हमारा, क्या कहते हैं, पूरा का पूरा एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। अब देखिए आपको रिएक्शन बता देता हूं मैं, तो रिएक्शन लिख के ले लो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल विथ रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखनी यहाँ पे जरूरी हो जाती है। ओके, सो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, लेकिन यार समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए क्या है, एसिटाइल, लिखो मेरे साथ फटाफट से, एक पेन पेंसिल जो भी है लेकर लिखो, एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस 3NAD प्लस 3NAD प्लस, ये ऊपर वाला प्लस मतलब होता है ये जो हमारा कैटायन एनायन बताते हैं ना, उसके लिए होता है। ओके, प्लस FAD प्लस FAD, ठीक है, ये हो गया, प्लस उसके बाद क्या है, GDP, ठीक है, GDP मतलब ADP जैसा ही होता है, मैंने बताया है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब P छोटा सा I नीचे, ठीक है, और इससे प्लस 3H2O भी बनता है, इससे प्लस 3H2। अब मेरे पास जगह खत्म हो गई है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग लिखते समय एक ही लाइन में इसे लिखिएगा, ठीक है। जहां तक एरो नहीं आता वहां तक एक लाइन में ही लिखना होता है। अब ये एरो आ गया, यहाँ पे आप लाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलते हैं प्रोडक्ट, तो इससे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस और क्या मिलता है, COA कोएंजाइम A, ठीक है, प्लस और क्या मिलता है हमें, तो वो मिलता है 3 into NADH, प्लस H प्लस। अब NADH2 इसलिए कहते हैं क्योंकि NADH प्लस H प्लस है, ठीक है। एक्चुअली इसे अलग लिखना रहता है, अब महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में वैसे दिया हुआ है तो लिख लो भाई वैसे, ठीक है। सो 3NADH प्लस H प्लस लिख लो, या फिर 3NADH2 लिख लो, प्लस FADH2, क्या बनता है, तो बनता है FADH2, और इसी के साथ साथ एक और चीज बनती है जो कि है GTP, जो कि ATP जैसा ही होता है। ओके, क्या मेरी राइटिंग इसके नीचे आ रही है, मेरे फोटो के नीचे आ रही है, क्या दिख रहा है क्या नहीं यार? GTP तो आप खुद से लिख ही सकते हो, है कि नहीं? तो ये हमारी रिएक्शन होती है। अब ये रिएक्शन को एक बार हम डायग्राम में भी देख लेते हैं याद करने के लिए, है कि नहीं? क्या हर्ज है? सब लोग मेरे साथ है, फटाफट डायग्राम में देख ले। ओके, चलिए तो डायग्राम में देख लेते हैं क्या क्या चीजें मैंने बताई है, वो सब सही है कि नहीं है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने पहली चीज आपको बताई थी एसिटाइल कोएंजाइम A इस्तेमाल हो रहा है, ये लो एसिटाइल कोएंजाइम A यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, प्लस 3NAD प्लस इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे 1 NAD प्लस, 2 NAD प्लस, 3 NAD प्लस, 3 NAD प्लस आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद और क्या बोला था मैंने, FAD बोला था, FAD आया कि नहीं आया? आया। उसके बाद GDP आया कि नहीं आया? यहाँ पे आ गया। उसके बाद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया कि नहीं आया? आ गया। उसके बाद हमारे 3H2O भी इसके अंदर यूज हुए। अब 3H2O कहाँ पे यूज हुए, तो उसके लिए मैंने दूसरा डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर शायद आपको दिखेगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखिए, यहाँ पे एक H2O इस्तेमाल होता है, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा H2O इस्तेमाल होता है, यहाँ पे एक तीसरा H2O इस्तेमाल होता है, तो ऐसे 3H2O का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। अगर आपको दिख ना रहा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। एक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, एक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और एक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। सो 3H2O इस्तेमाल हो गया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या इस्तेमाल हुई है, तो अब इसके अंदर से 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोडक्ट मिले। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, यहाँ पे दूसरा मिलेगा
कि नहीं मिले, है कि नहीं, मिल रहे हैं ना प्रोडक्ट। उसके बाद मिले यार, मिले ना, एक, ये दो और ये तीन, तीन तीन मिल गए ना, है कि नहीं। NaDH प्लस H प्लस इसलिए बोला है कि ये डायग्राम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, समझ के ले लो कि NaDH प्लस H प्लस है वहां पे, ओके, समझ में आ गई। या फिर NaDH2 कह लो। उसके बाद प्लस क्या है, FADH2 है, ये दिख गया FADH2, FADH2 में दिख गया। Pi नहीं है, Pi नहीं है क्या, दिखाओ क्या मैं, एक सेकेंड, Pi नहीं है यार, मेरे ऊपर थोड़ा तो विश्वास करो। ये क्या है, ये ग्रीन कलर में छोटा सा लिखा हुआ है इसलिए शायद दिखा नहीं होगा, लेकिन ये Pi ही तो है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और क्या है, दिख गया। किस बोर्ड की प्रिपरेशन हो रही है, CBSE NCERT। विवेक देखो ये सबके लिए कॉमन है, सारे ही बोर्ड्स में आता है, हर एक बोर्ड में आता है, ICSE ले लो, CBSE ले लो, महाराष्ट्र बोर्ड ले लो, सब में आता है। तो इसलिए मैं बोर्ड स्पेसिफिक नहीं रह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये साइकिल तो महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, इसका नामो निशान नहीं है। तो मैं CBSE से भी थोड़ा ले रहा हूँ जिससे कि उनको भी समझ में आ पाए। और आप लोगों की NSC JS की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो रही है, तो आप लोग भी ले लो ना। अब दिखा, यस यस। तो अब देखिए क्या है, और क्या बना था, GTP बना था। GTP बना कि नहीं बना, बन गया, सारे प्रोडक्ट मिल गए। खुद के लिए तालियां बजाओ, आपने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। फटाफट खुद के लिए साथ में हम ATP का महत्व समझेंगे कि ATP की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसी के साथ साथ एक और चीज है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में हो ही ना तो हम और कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम कल पढ़ने वाले हैं, ओके, समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, लाइक ना किया हो तो फटाफट लाइक कर देना, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो, कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछ लो। ओके ओके, बिकेम आई एम फ्रॉम दिल्ली CBSE, ओके, कोई बात नहीं, आपके लिए भी है, ये सब लोगों के लिए यूजफुल है, डोंट टेक एनी टेंशन। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछ लो। थैंक्स ब्रो, अरे कोई बात नहीं, थैंक्स की, आप लोग सिर्फ शेयर करते चलो दोस्तों के साथ, चैनल को बढ़ाओ, ठीक है। तो मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा, सिंपल सी बात है, ओके। एंड अगर आपको अब जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं उनके लिए है ये, ऑफलाइन मतलब लाइव नहीं देख रहे हैं उनके लिए, कि NTSC के नोट चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए बोर्ड एग्जाम के, तो मुझे ईमेल कर देना। मेरा दूसरा चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना। कल मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ उस चैनल पे, है कि नहीं। कल मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा, आई थिंक NTSC हिस्ट्री के लिए, ठीक है, तो वो देख लेना। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी है, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। सो प्लीज दोस्तों, लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट्स पूछना है तो मैं 1 मिनट के लिए रुका हूँ, फटाफट पूछ लो और फिर हम सेशन को बंद करेंगे। तो हो गया ना सब कुछ। और आपके लिए एक वेरी वेरी नाइस थिंग, व्हाट्स योर रियल नेम, संकेत मनियार। बहुत ही अच्छी चीज ये है कि आपके लिए मैंने वो दूसरा वाला चैनल है ना, स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, वहाँ की प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए 2 रैप सॉन्ग लिए हैं, जो कि आपको ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल आपको गाते गाते आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। तो इसलिए आप वो थोड़ा सा रैप सॉन्ग सुन लीजिएगा, मजा भी आएगा आपको, आई होप, ठीक है। संकेत ही है, यस 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 यस। तो दोस्तों खत्म करें क्या क्लास? कुछ पूछना हो तो फटाफट पूछ लो। रैप सॉन्ग सुन लेना जरूर, बहुत ही मस्त है, मजा आएगा आपको। इस सब के मैं मेमोरी मैप्स दूंगा आपको बाद में, ठीक है। मेमोरी मैप्स मतलब वो डायग्राम वगैरह, ठीक है, वो बना के दूंगा आपको, जिससे कि आपको जल्दी से याद हो जाए। उसका रियली नेम, यस यस। सब लोग रैप सॉन्ग जरूर देख लेना, ओके। उस दूसरे वाले चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना के रखी है, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1। तो खत्म करें क्लास को, अगर खत्म करनी हो तो बाय बाय बोल दीजिए तो खत्म कर देंगे। एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट एवरीवन। ओके बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलो, और ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे को हो गया नेक्स्ट क्लास,
ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को, वेडनेसडे को रात को 9:30 बजे सब लोग शार्प आएंगे। विवेक प्लीज, स्वीट ड्रीम्स, यस ओके। विवेक बी ऑन टाइम 9:30 बजे, ठीक है। खत्म करें, चलो। चलो बाय बाय।